हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एम्पीयर सर्किटल लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। बट क्योंकि ये बोर्ड बहुत बार पूछा हुआ है और इस साल भी बहुत सारे गैस पेपर ने इस क्वेश्चन को गैस किया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल वे में आपको समझ में भी आ जाएंगे, बट कंडीशन है कि आप मेरे इस लेक्चर पर शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं कि ये टॉपिक है क्या। तो बेसिकली ये एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर एट आउटसाइड पॉइंट, दूसरा इनसाइड पॉइंट एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये 3 पॉइंट है, इसके हमें ग्राफ भी प्लॉट करने हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट का क्या मतलब हुआ। आउटसाइड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मान लो ये हमारा सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिससे हमारे पास करंट, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर की जो रेडियस है, मान लो वो रेडियस स्मॉल ए है ना। मान लो वो रेडियस हमारा स्मॉल ए है, ठीक है। तो अगर हम इस रेडियस को, मान लो ये रेडियस हमारा स्मॉल ए है, ठीक है। तो ये स्मॉल ए रेडियस है और आई इसका करंट है जो इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, और ये आर आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो आर, देखिए कंडीशन नंबर 1 में है ओके। सो यहां पर आउटसाइड पॉइंट का क्या मतलब है कि आउटसाइड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू जो है वो ए से ज्यादा है, तो इट्स आउटसाइड पॉइंट। तो अगर मुझे इस आउटसाइड पॉइंट पर इस करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कंडक्टर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने कहा कि ये एम्पीयर सर्किटल लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इस पॉइंट P से होता हुआ एक एम्पेरियन लूप कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के अराउंड हम लोग एक क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करेंगे। तो कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ अराउंड P, कंसिडर अ क्लोज्ड पाथ, है ना, क्लोज्ड पाथ जिसको हम लोग एम्पेरियन लूप भी कहते हैं, क्लोज्ड पाथ अराउंड P, ठीक है। तो इस P के अराउंड हम लोग एक क्लोज्ड पाथ कंसिडर कर लेते हैं। अब आइए कि एम्पीयर सर्किटल लॉ यूज करते हैं। एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि B डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रेशन, अगर आपने एम्पीयर सर्किटल लॉ नहीं समझा है तो मेरे पहले लेक्चर पर जाइए और सबसे पहले आप एम्पीयर सर्किटल लॉ जरूर देख ले। इसकी जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो एम्पीयर सर्किटल लॉ ये कहता है कि B डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रेशन जो है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इन क्लोजिंग द लूप, यानी एम्पीयर सर्किटल लॉ कहता है कि B डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रेशन जो होगा वो म्यू नॉट टाइम्स होगा उस क्लोज लूप के अंदर जो टोटल करंट होंगे। तो अभी हमारे यहाँ इस क्लोज लूप के अंदर जो करंट है वो आई है, इसलिए म्यू नॉट आई हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर ये P है, तो इसमें हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, है ना। हम लोग इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। देखिए तो ये स्मॉल एलिमेंट हमारा क्या है, DL है। ये हमारा स्मॉल एलिमेंट DL है और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और DL एक ही डायरेक्शन में क्यों होंगे, देखिए कि अगर मान लो करंट ऊपर की ओर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वो सर्कुलर पाथ में अरेंज हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना होता है वहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट हमारा और जो सर्किल है उसमें जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, क्योंकि एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, सो वी कंसीडर कि जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन और B की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, जो थीटा बताएगा कि थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर B की डायरेक्शन और DL जो स्मॉल एलिमेंट हमने माना है, जैसे मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट है, तो DL और B दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन हटाते हैं तो ये बन जाता है B DL cos 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों हुआ मैंने आपको समझा दिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है।
अब जैसा कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे और b को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो b बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन इस dl की होगी, इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हम लोग dl का कर रहे हैं, तो dl से जो क्लोज लूप बना हुआ है उसका पाथ हमें कंसिडर करना है। तो देखिए ये जो क्लोज्ड पाथ है ये तो हमारा सर्किल है, तो इसलिए यहाँ पर जो टोटल लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि b और इनटू ये dl का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r होगा, इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई। तो यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, तो b हो जाएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो ये हुआ हमारा b का वैल्यू। तो अगर आप देखो तो पता चला कि जो b है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा बच्चा, r हो जा रहा है ना। यहाँ पर जो b है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो आउटसाइड पॉइंट पर हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होती है। अब हम बात करेंगे इनसाइड पॉइंट की। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम लोग अगर एम्पेयर सर्किट लॉ का पहला एप्लीकेशन देखोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर, तो उसकी रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। तो और देखा जाए तो लगभग हमने उसी तरह से इसको डिराइव भी किया हुआ है, तो ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन इनसाइड वाला जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं इनसाइड पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो इनसाइड पॉइंट है, इस इनसाइड पॉइंट का क्या मतलब है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए हमारा ये कंडक्टर है जिससे हमारा करंट फ्लो हो रहा आई, ठीक है ना, ये कंडक्टर है जिससे हमारा करंट फ्लो हो रहा आई, और इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो हमने स्मॉल a मान लिया था। अब हमारा जो पॉइंट P है वो इनसाइड द कंडक्टर है, यानी ये P हमारा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस P से होता हुआ एम्पेरियन लूप यानी क्लोज्ड पाथ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर हमारा ये जो इनसाइड पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट हमारा बता रहा है कि इनसाइड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो R है वो लेस देन A होगा, तो इनसाइड पॉइंट ये हो गया। इससे हमने एक क्लोज्ड पाथ कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या करना है कि देखो हमारा जो कंडक्टर है वो तो सिलिंड्रिकल है, तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो I है। हमें ये देखना होगा कि ये जो क्लोज्ड पाथ है इसके अंदर करंट कितना है, यानी पूरे सरकमफ्रेंस पर तो करंट I है, पूरे क्रॉस सेक्शन पर करंट I है, तो ये जो छोटा वाला क्रॉस सेक्शन है इस पर करंट हमें निकालना होगा। तो अगर हमने बड़े वाले क्रॉस सेक्शन पर I करंट कंसिडर किया तो छोटे वाले क्रॉस सेक्शन पर हम लोग मान लेते हैं I डैश है, ठीक है। अब इस I डैश को निकालेंगे क्योंकि यही I डैश हमारा एम्पियर लूप के अंदर का करंट है। अब ये निकलेगा कैसे, तो इसके लिए आप अलग अलग देखोगे बुक, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका ये है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है चाहे वो बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए देखें या छोटे क्रॉस सेक्शन के लिए देखें वो सेम होगा। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी हम लेंगे क्या, करंट डेंसिटी हम लोग लेंगे करंट पर यूनिट एरिया, क्योंकि देखो हमारा जो करंट है वो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड सिलेंडर है इसलिए पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये जो हमारा सरकमफ्रेंस है, बड़ा वाला सरकमफ्रेंस, उसका करंट पर यूनिट एरिया, और ये जो छोटा वाला जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसका करंट पर यूनिट एरिया की वैल्यू सेम होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ कि चूंकि सिलेंडर हमारा यूनिफॉर्म है ना, तो इसलिए करंट पर यूनिट एरिया बड़े क्रॉस सेक्शन का और करंट पर यूनिट एरिया छोटे क्रॉस सेक्शन का सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके I डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी करंट पर यूनिट एरिया बड़े वाले क्रॉस सेक्शन का और करंट पर यूनिट एरिया छोटे वाले क्रॉस सेक्शन का, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ I से पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो I डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और इंटू में I, ठीक है। देख लीजिए फिर से ध्यान से, ये आर स्क्वायर यहाँ आ गया, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू में I, तो ये हमारा I डैश का वैल्यू आ गया। देखिए इतना सिंपल तरीके से हमने निकाला। अगर आप बुक देखोगे तो हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी गई हो, तो बस सिंपल तरीके से आप इसको निकालिए। अब आते हैं हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि बी डॉट डी एल का जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा वो म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनसाइड द
एम्पेरियन लूप। अब हमारा एम्पेरियन लूप तो ये हो गया, तो इसके अंदर का जो करंट हमने आई डैश माना और आई डैश की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसीलिए यहाँ पर आप इसके इंटीग्रेशन का ये बी डॉट डी एल को स्प्लिट तोड़ते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नोट और इनटू आई की वैल्यू, आई डैश की वैल्यू रख दो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इनटू आई हो जाएगा। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, तो b और अगेन ये जो dl है उसका इंटीग्रेशन जब लेंगे तो वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा जो कि 2 पाई r के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई और स्मॉल r, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा कि dl तो हमने इसी पॉइंट पर कंसीडर किया होगा, यानी यहां पर हमने dl माना होगा, ये हमारा dl वाला पार्ट होगा। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं कि जो dl वाला पार्ट है वो हमारा ये हो जाएगा ना, ये dl हो जाएगा और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये dl वाला पार्ट है। तो अब इंटीग्रेशन जब करोगे तो dl का इंटीग्रेशन एक क्लोज्ड पाथ है जो कि सरकमफ्रेंस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा सरकमफ्रेंस होएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो 2 पाई r का इंटीग्रेशन, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r हो जाएगा और यहाँ हो गया म्यू नोट r स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ से b की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट आर स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और इंटू में ये 2 पाई आर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक आर और एक ये आर कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो आ जाएगा क्या, b इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू ऊपर में एक आर रह गया इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आप देखो तो यहां पर पता चला कि जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी इनसाइड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि हमने आउटसाइड में देखा था कि जो B है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। और जो थर्ड पॉइंट होगा ऑन द सरफेस, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा ऑन द सरफेस। तो ना अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि जो पॉइंट होगा ऑन दी सरफेस, तो अगर पॉइंट ऑन दी सरफेस है ना, ऑन दी अगर सरफेस है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर पॉइंट ऑन द सरफेस है तो स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो a के इक्वल हो जाएगी। अगर स्मॉल r की वैल्यू a के इक्वल हो तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस वाले पॉइंट पर। तो ऐसे सिचुएशन में देखो b की वैल्यू क्या बनेगी, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट इंटू आर की जगह में a लिख दो इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई a। तो अब अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर आई a यानी ये सारा पार्ट कांस्टेंट है, तो इसलिए ये हो जाएगा कांस्टेंट, यानी r से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये हो गया कांस्टेंट, r पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इससे पहले वाले में हम देखे कि इनसाइड में भी r पर डिपेंड कर रहा था, आउटसाइड में भी r पर डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पर r पे ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी। इसलिए अगर मान लो पेपर में ग्राफ प्लॉट करने के लिए आ जाए तो आप एक ग्राफ भी दिखा। अब हम लोग इसका ग्राफ को देखते हैं ना, तो ग्राफ में देखिए, अब ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो देखिए हम लोग ग्राफ किस तरह प्लॉट करेंगे। देखिए ये ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, जो हमारा ग्राफ होगा ना वो, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो जो ग्राफ हमारा होगा वो B वर्सेस R होगा। लेकिन हमने ये देखा कि R को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक R इज इक्वल टू A ऑन द सरफेस और एक R इज लेस देन A यानी इनसाइड द कंडक्टर और R इज ग्रेटर देन A आउटसाइड द कंडक्टर। तो अगर यहाँ ये जो x एक्सिस पर होगा पॉइंट R हो जाएगा और y एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, R ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस। अब देखो जैसा कि हमने देखा कि जो ऑन द सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन जब हम लोग इनसाइड द सरफेस की बात करते हैं, तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा कि वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जा रहा। तो ये इनसाइड द सरफेस है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है
बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ऑन द सरफेस पर कांस्टेंट, और आउटसाइड द सरफेस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, आउटसाइड द जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, यानी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और ऑन द सरफेस में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, और ये डायरेक्टली वाला पार्ट हो गया, ये इनवर्सली वाला पार्ट हो गया। तो जब भी ये पेपर में आया हुआ है तो बच्चे ये ग्राफ के साथ आया है, तो आप इस ग्राफ को भी जरूर प्लॉट करेंगे। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चे, आप इसको तैयार करके जाइए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार ये बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हाँ, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।